हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं जीएसटी अमेंडमेंट्स फॉर 23 एग्जाम्स. These amendments are applicable for CA, CS, CMA courses, and whether you have exams in May or June, November or December 23, these amendments are for you. अमेंडमेंट्स डाउनलोड करने के लिए जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं. सारी अमेंडमेंट्स सेग्रीगेटेड है चैप्टर वाइज, तो आप उनके कंटेंट को अप्रिशिएट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे. और जिन चैप्टर्स का ऑब्वियसली नेम यहाँ पर नहीं आया अमेंडमेंट में, उन चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं है. सो विदाउट अडू, लेट्स स्टार्ट द अमेंडमेंट्स. सो गाइस, पहली अमेंडमेंट है चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में, सेक्शन 9 में. सेक्शन 9 में आरसीएम है और 9(3) के अंदर स्पेसिफिकली बात करें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. वैसे आरसीएम 2 है, 9(3) और 9(4), लेकिन यहाँ पर जो चेंज आया है वो 9(3) में आया है. 9(3) का जो आरसीएम है उसमें एक सर्विस होती है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विस. गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विस, इसका थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताऊं तो इसमें दो ऑप्शंस होती हैं ट्रांसपोर्टर्स को. या तो वो आरसीएम लगाएं एट 5%, और इसमें उनको नो आईटीसी, कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है. या यस या वो एफसीएम लगाएं एट 12% विद आईटीसी. तो दो ऑप्शंस अभी तक हमने पढ़ी है. ट्रांसपोर्टर्स, बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरेज, और जो कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं उनके बाद दो ऑप्शंस होती है. या तो वो आरसीएम लगाएं 5% का और नो आईटीसी. और आरसीएम किसके ऊपर आएगा? इफ यू रिमेंबर, कंसाइनर और कंसाइनी बियरिंग द फ्रेट and located in the taxable territory and one of the specified entities. हाँ जी, अगर एफसीएम आता है तो ट्रांसपोर्टर ही लायबल होता है. तो व्हाट इज द अमेंडमेंट? अब क्या कर दिया गया है, आईटीसी लेना है तो थोड़ा झंझट हो जाती है ट्रांसपोर्टर्स के लिए, किताबें बनानी पड़ेगी, कंप्लायंसेस लेनी पड़ेगी. अब एफसीएम में भी दो ऑप्शंस कर दी गई है. यस, तो चेंज है वो देखिए, एफसीएम में भी दो ऑप्शंस कर दी गई है. एफसीए में भी दो ऑप्शंस कर दी गई हैं. I've got a sore throat, you have to bear with me for this. Option 1, Option 2. एफसीएम ऑप्शन 1 में एट 12% लगेगा विद आईटीसी टू द ट्रांसपोर्टर, आईटीसी मिल जाएगा. दूसरी ऑप्शन जो नई वाली आई है, दिस इज द अमेंडमेंट, एफसीएम लगाएंगे एट 5% विद नो आईटीसी. ये अमेंडमेंट आई. तो अभी तक क्या था, या तो ट्रांसपोर्टर आरसीएम पे आएगा, 5% जीएसटी लगाएगा, जिसकी लायबिलिटी कंसाइनर कंसाइनी पे आएगी, जो बियरिंग द फ्रेट था, टैक्सेबल टेरिटरी था और रजिस्टर्ड एंटिटी था. ट्रांसपोर्टर को आरसीएम से बचने का या आरसीएम में आने का ये फायदा है, कंप्लायंसेस नहीं है, कोई प्रोसीजर्स नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और फिर आईटीसी भी नहीं है. लेकिन कोई ट्रांसपोर्टर अगर हैवी इनपुट टैक्सेस देता है तो हम कहते थे भाई एफसीएम में आ जा, 12% लगा और आईटीसी ले ले. लेकिन उसको चाहता है कि वो एफसीएम ले 5% वाला, एक नई ऑप्शन आ गई है उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा देना तो चाहता है लेकिन ताम झाम से बचना चाहता है, प्रोसीजर फॉर्मेलिटी से बचना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आ गई है. तो क्लियर. तो लास्ट में इसको समराइज करते हैं. अर्लियर देयर टू ऑप्शंस, one RCM, one FCM. Now there are two options for the transporters, two options for FCM for the transporter. One, levy GST at the rate of 12% on forward charge mechanism, claim ITC. Levy 5% on FCM without ITC. चलिए, और उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स ये भी कर दी गई हैं कि अगर आप FCM के ऑप्शन ले रहे हो तो ये 3 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टर को 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी. पहला, जीटीए टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट एंड एक्सरसाइज्ड ऑप्शन ऑफ एफसीएम 9(1). ऑब्वियसली जब आप 9(1) में आ रहे हो तो आपको 9(1) में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. इशू टैक्स इनवॉइस टू द रेसिपिएंट चार्जिंग जीएसटी सीजीएसटी एट द रेट एप्लीकेबल रेट्स. या तो एप्लीकेबल रेट 5% होगा या एप्लीकेबल रेट 12% होगा एफसीएम पे. और डिक्लेरेशन करना है इनवॉइस में, जो आप कंसाइनी को इशू करेंगे. डिक्लेरेशन इस टाइप्स का है, I or we have taken registration under the CGST Act 17 and have exercised option to pay tax on services of GTA in relation to transportation of goods supplied by us during financial year under
फॉरवर्ड चार्ज। अब दो ऑप्शंस आ गई फॉरवर्ड चार्ज की, जो पहले। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है इसी के अंदर 9(3) के अंदर एक नई एडिशन ऑफ सर्विसेज हो गई। अगर आपको याद हो, अभी तक 20 सर्विसेज थी आरसीएम में, 20 सर्विसेज थी। अब एक सर्विसेज और ऐड करके 21 आरसीएम की सर्विसेज हो गई, 21 आरसीएम की सर्विसेज हो गई। इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं। एक अमेंडमेंट तो हमने ये कर ली जीटीए की, दूसरी जो आरसीएम है उसका लिंक है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस। अगर आपको एग्जेम्पशंस की लिस्ट याद हो, वैसे मुझे डाउट है उसमें एग्जेम्पशंस की लिस्ट याद हो, तो उसके अंदर एक था लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग लेटिंग आउट, आप उसको लेट आउट करते हो फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस, फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस। दिस सर्विस इज एग्जेम्प्ट, दिस सर्विस वॉज एग्जेम्प्ट। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, किराएदार साहब अगर आप रजिस्टर्ड एंटिटी हो, यहां पर जीएसटी आ जाएगा। अभी तक तो यूज ऑफ रेजिडेंस किसको दे रहे थे, आप चाहे रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे थे रहने के लिए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, या अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे थे रहने के लिए, ये सर्विस पूरी की पूरी एग्जाम। तो आपने रहने के लिए मिस्टर ए को दिया, या रहने के लिए आपने मिस्टर ए को दिया जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, या कंज्यूमर को दिया, या फाइनल कंज्यूमर जो होता है वो लिटरली कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता, तो आपने चाहे एम्प्लॉय को दिया या बिजनेसमैन को दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहां पर ये जो ओनर साहब थे ये जीएसटी लागू नहीं करते। क्लियर बात। अमेंडमेंट क्या आ गई है, अब इसमें जो एग्जेम्पशन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगी, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो एग्जेम्प्ट रहेगी। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया, ये सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी, ये सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसकी है, मिस्टर रामलाल की है। और ये लेट आउट किसको कर रहे हैं, ये लेट आउट कर रहे हैं मिस्टर एक्स को, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में। ऑब्वियसली रेजिडेंस के लिए लेट आउट कर रहे हैं। अब इस ट्रांजेक्शन पर जीएसटी आ गया है, तो एग्जेम्पशन में मॉडिफिकेशन कर दी गई है। एग्जेम्पशन की लिस्ट में जो सेक्शन 11 में नोटिफिकेशन आती है कि अगर लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज आउटसाइड द एग्जेम्पशन, तो दैट मींस दैट इज टैक्सेबल, जीएसटी विल बी लेविड। अब रिवर्स चार्ज डाल दिया गया है यहाँ पर, यस, रजिस्टर्ड पर्सन पे राधर ने मिस्टर राम, और यहाँ पर आरसीएम डाल दिया गया है ऑन मिस्टर एक्स। ये 9(3) की अमेंडमेंट है। तो 9(3) की जो अमेंडमेंट है उसका लिंक एग्जेम्पशन से। पहले क्या था, आप किराए के लिए रहने के लिए किराएदार को दो, किराएदार रजिस्टर्ड एंटिटी था नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी था फर्क नहीं पड़ता। तो जब चार्ज ही नहीं था तो ना फॉरवर्ड था ना रिवर्स था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो उस पर चार्ज आ गया है। अब चार्ज आ गया है तो ये देखना पड़ेगा 9(1) का फॉरवर्ड चार्ज लगाएंगे रामलाल पे, नहीं, 9(1) का फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगाएंगे, 9(3) का रिवर्स चार्ज लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये रामलाल है या रामलाल लिमिटेड हो तो उससे मतलब नहीं है। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन ही लायबल है। यहाँ पर मिस्टर रामलाल रजिस्टर्ड है या नहीं, क्वेश्चन या लॉ इसके बारे में कुछ नहीं कहता। लॉ साफ स्पष्ट यही कहता है, रहने के लिए मकान अगर आप किराएदार को देते हो, किराएदार रजिस्टर्ड एंटिटी है, उस पर 9(3) आए। एक इनडायरेक्टली दो अमेंडमेंट्स यहाँ पर कवर हो गई, एग्जेम्पशन की मॉडिफिकेशन और यहाँ पर आरसी। अब इससे ये निकल के बात आती है, इससे ये निकल के बात आती है, अगर रामलाल जी मिस्टर एक्स को दें जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेजिडेंशियल हाउस, वही रेजिडेंशियल हाउस की बात कर रहे हैं। कॉमर्शियल तो पहले भी टैक्सेबल था, अभी भी टैक्सेबल है, पहले भी एफसीएम था, अभी भी एफसीएम है। कॉमर्शियल हाउस या कॉमर्शियल पर्पस की बात करेंगे वो यहाँ पर कवर्ड नहीं है। यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल पर्सन की बात करें, एक भी कॉमर्शियल एलिमेंट आ जाता है उस केस में तो एफसीएम आ जाता, उस केस में आरसीएम नहीं था। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं खाली बात कर रहा हूँ रेजिडेंशियल हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस टू रजिस्टर्ड। लेकिन अनरजिस्टर्ड को देंगे, इसमें तो चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज, बिकॉज दिस विल कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट। तो ना 9(3) लगता है यहाँ पर, ना 9(1) लगता है ओनर के हाथ में। क्लियर बात। अब पढ़ लीजिए।
services by way of renting of residential dwelling to registered person, and this residential dwelling is for residential purpose, for residential purpose. This purpose supplier is the owner जिसने ये दी है, और ये रेसिपेंट जो है दिस इज द टेनेंट. टेनेंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड लोकेटेड इन द टीटी टैक्सेबल टेरिटरी. वो तो कॉमन कंडीशन है. लेकिन सर रजिस्टर्ड पर्सन रहने के लिए ले रहा है, इस पे थोड़ा सा डाउट अराइज होता है. जैसे मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, मैंने किराए पे प्रॉपर्टी ली है रहने के लिए, तो एज पर द लॉ मेरे पे लाइबिलिटी आई. लेकिन रहने के लिए वो तो पर्सनल पर्पस होता है, रहना इज अ पर्सनल पर्पस. मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, उससे क्या मतलब? तो गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन आई है कि वहां पर एज बिजनेस पर्पसेस के लिए आपने ये रहने के लिए ली है. मे बी यू गॉट शिफ्टेड ड्यू टू योर बिजनेस टू अदर प्लेस, वहां पर किराए पे आपने लिए, कंपनी के नाम से आप जा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सचिन गुप्ता एंटरप्राइजेस, और सचिन गुप्ता एंटरप्राइजेस में मुझे कोई डील करने मुंबई जाना है, और वहां पर मैं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लूँ, तो वहां पर आई एम गोइंग, यस, एज अ रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द हाउस फॉर माई बिजनेस पर्पस, है पर्सनल रेजिडेंशियल पर्पस, लेकिन मैं रजिस्टर्ड पर्सन के ऐसे से जा रहा हूँ. तो ये क्लैरिफिकेशन है यहाँ पर. तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप दोनों बातें लिख के आना. पहली बात तो ये लिख के आना, सिंपल सी बात है, लॉ. लॉ की पहली बात, रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पस, ओनर देता है, जो भी पर्सन, वैसे ओनर वर्ड यहाँ पर लिखा नहीं, एनी पर्सन लिखा है, अगर वो किराए पे देता है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन पे लाइबिलिटी आएगी, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन क्लैरिफिकेशन बाद में आई है ये कि भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है ही इज यूजिंग इट फॉर हिज बिजनेस पर्पसेस, रहने के लिए लिया है लेकिन है बिजनेस का. तो अगर वो मान लीजिए आप बच्चे, आप अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, आप रजिस्टर्ड करवा लो अपने आप को, और आप रहने के लिए लो, लेकिन उसका कोई बिजनेस से लिंक नहीं है. या मेरा एग्जांपल ही ले लीजिए, मेरा कोई मैं मुंबई गया, वहां पर मैं कोई बिजनेस के कारण नहीं गया हूँ, मैं घूमने गया हूँ, कुछ करने गया हूँ, वहां पर मैंने रेजिडेंशियल यूनिट ले लिया 2-3 महीने के लिए, तो उस केस के अंदर जीएसटी लागू नहीं होगा, इवन दो आई एम रजिस्टर्ड. तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ये है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है यूजिंग इट फॉर हिज बिजनेस पर्पसेस, रजिस्टर्ड भी हो और बिजनेस पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल करे. बिजनेस पर्पस रहने का मतलब ही इज गोइंग फॉर हिज प्रमोशन और सेटिंग अप और सम काइंड ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी. बट ये क्लैरिफिकेशन लेट आई है एज कंपेयर टू all the amendments which we have to take for May is 31st of October, and for CS and CMA examinations we have to take till 30th of November, and this came in December 22. So ये पॉइंट को ना हम स्टार लगा के एग्जाम में लिखाएंगे, लेकिन हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में मेंशन करके आएंगे. क्लियर है? टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं इसका एक स्टार्ट बना दूं आप लोगों के लिए, आइए सर. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखो जी, लेटिंग आउट रेजिडेंशियल हाउस plus residential purpose to unregistered person. Guys, this will remain exempt. This service is exempt. To registered person and not linked to business. If it is not linked to business, it will continue to remain exempt. And is it linked to his business activity? 6 महीने बाहर रहना है बिजनेस के सिलसिले में, इसलिए किराए पे ले रहा है रहने के लिए. Then guys, it will be chargeable to GST. And this GST will be on RCM on the tenant. That's it. अब आपको क्लियर हो जाएगी बात. देखिए सर, तो रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन में आए दोनों ऑप्शंस, ये ऑप्शन बताना, ये ऑप्शन बताना. पहले तो रजिस्टर्ड को भी एग्जाम था, ठीक है. चलो आइए नेक्स्ट, सेक्शन 9 की सारी अमेंडमेंट्स. नेक्स्ट है गाइस इनपुट टैक्स क्रेडिट. नेक्स्ट है गाइस इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 16 के अंदर देयर कंडीशंस फॉर क्लेमिंग क्रेडिट.
दैट कंडीशंस में एक नई कंडीशन और आ गई। क्या क्या कंडीशंस थी? जैसे गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए, उसका जीएसटी सप्लायर ने जमा करवा दिया हो, आपने रिटर्न जीएसटी या 3B फाइल कर दी हो एज अ रिसिपिएंट, और वो कम्युनिकेट हो गया हो, आपके पास कम्युनिकेशन आ गई हो कि यस उसने GSTR 1 फाइल कर दिया सप्लायर ने, और आपके पास कम्युनिकेशन आ गई हो, और आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट डेबिट नोट और इनवॉइस होना चाहिए। तो पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट आपको कम्युनिकेट हो गया हो, क्योंकि उसने GSTR 1 फाइल किया होगा सप्लायर ने, आपके पास GSTR 2B में वो इंटीमेशन आ गई हो, आपके पास गुड सर्विसेज आ गए हो, रिटर्न आपने फर्निश कर दी हो, है ना। इसमें एक नई कंडीशन और डाल दी गई है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज BA के अंतर्गत। ये जो कंडीशन है, डिटेल्स ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई communicated to the registered person under 38 has not been restricted। एक नया सेक्शन 38 डाला है, एक नया सेक्शन 38 डाला है। ये पनिश करता है रिसिपिएंट को अगर सप्लायर ने डिफॉल्ट किया है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, अगर सप्लायर ने डिफॉल्ट किया है, सप्लायर ने डिफॉल्ट किया है, कुछ रीजंस भी दिए हैं, तो उसका खमियाजा रेसिपिएंट को भुगतना पड़ेगा। तो रेसिपिएंट की आईटीसी खत्म हो जाएगी। तो अलॉन्ग विद द अदर कंडीशंस ये भी निश्चय कर लेना है रेसिपिएंट को कि सप्लायर ने डिफॉल्ट ना किया हुआ हो। अगर वो डिफॉल्ट है और उस केस में वो आपको इंटीमेशन देंगे, बिल्कुल देंगे, और अगर वो इंटीमेशन में आ गया तो उसकी गलती का खमियाजा रेसिपिएंट को भुगतना पड़ेगा। आ गया ना। डिटेल्स ऑफ आईटीसी, details of ITC in respect of said supply communicated to the registered person under 38 has not been restricted। 38 में कुछ restrictions डाली है, कुछ defaults डाले हैं, उसमें ना पड़ जाए सप्लायर। अगर वो सप्लायर उन डिफॉल्ट्स में आ गया तो आपका आईटीसी खत्म हो जाएगा। आइए जरा सेक्शन 38 पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इन जीएसटीआर फॉर्म 2B। तो 2B वो सप्लायर फाइल करता है GSTR 1, सप्लायर फाइल करता है GSTR 1 और सिस्टम मुझे भेज देता है यस माय डियर फ्रेंड्स GSTR 2B मेरे पास पहुंच जाती है GSTR 2। उस GSTR 2B में मेरा कितना क्रेडिट है? यस देखिए, डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई फर्निश्ड by the registered person under 37 and of such other supplies as we prescribe, ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट करनी डिटेल्स ऑफ आईटीसी। तो वो आउटपुट सप्लाईज की डिटेल से ऑटो जनरेट स्टेटमेंट, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट कर मुझे देता है। वो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट रेफर टू अबव शैल कंसिस्ट ऑफ, उसी के आधार पे तो मुझे पता चलता है कि मुझे कितना क्रेडिट मिलेगा। डिटेल्स ऑफ इनपुट सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मे बी अवेलेबल। तो उसके अंदर 2B के अंदर मुझे ये पता चलेगा कितना क्रेडिट मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर डिफॉल्ट की बात कहाँ है? अरे उसमें दो हिस्से हैं, ये जो 2B मिलेगा GSTR 2B मिलेगा मुझे उसमें एक पार्ट तो ये होगा इसमें जो क्रेडिट मुझे मिल सकता है, दूसरा पार्ट में ये डिफॉल्ट्स की कुछ लिस्ट डाली गई है, डिफॉल्ट्स ऑफ सप्लायर। तो सप्लायर ने कुछ गलतियां करी हैं और अगर वो GSTR 2B जो सिस्टम जनरेट करके मेरे पास भेजेगा उसमें डिफॉल्ट आ गए तो उतना क्रेडिट मुझे उस सप्लायर का नहीं मिलेगा। तो करता लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जीएसटी का क्रेडिट मिलने के लिए बिल होना चाहिए, गुड्स आ जाने चाहिए, टैक्स जमा हो जाना चाहिए, आपने रिटर्न फाइल कर दी हो और उसने डिटेल्स अपलोड कर दी हो। लेकिन आप खाली अपलोड तक सीमित नहीं है, गवर्नमेंट क्योंकि बोगस क्रेडिट का बहुत महंगा पड़ रहा था तो गवर्नमेंट कह रही है भाई डिटेल्स अपलोड तो कर दी हो, साथ ही डिफॉल्ट ना किए हो, वो डिफॉल्ट कम्युनिकेट आपको कर देंगे 2B के अंदर, तो उनका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 2B में ये भी बता देंगे किसका क्रेडिट मिलेगा किसका नहीं मिलेगा। तो डिफॉल्ट्स क्या क्या है? कंसर्न सप्लायर हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद इन सच पीरियड एज वी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब जहां पर भी वर्ड लिख दें इसका मतलब है एज पर रूल्स। प्रिस्क्राइब जहां पर भी लिख दें बच्चे मतलब वर्ड लिख दें इसका मतलब होता है एज पर रूल्स। तो अगर सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन एक ऐसे पीरियड में लिया है जो एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आपने भी उसी पीरियड के अंदर माल उससे लिया है। तो कुछ ऐसी बात हो सकती थी कि ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मे बी उसने बिजनेस स्टार्ट ना किया हो, वो जेन्युइन ना हो,
ऐसा भी होता है ना, कई लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं लेकिन अब बाद में एक्टिविटीज उनकी होती नहीं है, खाली वो सेल्स बुक्स पे दिखा रहे हैं, एक्चुअल सेल्स नहीं हो रही है। तो अगर वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में रजिस्टर्ड था, वो रूल्स के हिसाब से होगा, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रिस्क्राइब पीरियड में रजिस्टर्ड है और आपने उसी पीरियड के अंदर उससे माल लिया है, तो उस केस में आपका उस क्रेडिट को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो ये भी सोचना है, तो गलती उसकी है, सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। कंसर्न सप्लायर्स डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर प्रिस्क्राइब पीरियड। जो सप्लायर है उसने डिफॉल्ट कर दिया है और वो डिफॉल्ट एक लिमिट तक चलता जा रहा है। अगेन प्रिस्क्राइब का मतलब होता है एज पर द रूल्स। ही इज डिफॉल्टेड, एक तो गलती, और वो गलती एक पीरियड तक चले तो आपको ऑब्वियसली क्रेडिट नहीं मिलेगा उस सप्लायर से माल खरीदने का। Output tax payable by the concerned supplier in accordance with GSTR 1 furnished by him exceeds the output tax paid by him by such limit as may be prescribed. GSTR 1 के हिसाब से उसका टैक्स बनता है 10 लाख रुपए। GSTR 1 के हिसाब से उसका टैक्स बनता है 10 लाख रुपए, लेकिन उसने जमा कितना करवाया है? 8 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है भाई GSTR 1 के हिसाब से तो उसका टैक्स बनता है 10 लाख रुपए, जमा 8 लाख करवाया है, तो हम ऑब्वियसली आपको क्रेडिट कैसे दे देंगे? The concerned supplier has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause A by such limit as may be prescribed. इसकी मतलब समझाने के लिए, भाई अगर उसने आईटीसी गलत क्लेम कर रखा है, किसने? आपके सप्लायर ने, तो उस सप्लायर का जो आप माल लोगे आपको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये तो बड़ा अजीब सी बात हो रही है भाई, लेकिन अब जो हो रही है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। जैसे हमारे जो सप्लायर है वो रामलाल है, ये हमारे सचिन सर जो हैं, आपके एसजी सर जो हैं, ये कस्टमर है, कस्टमर कह लीजिए, या ये असेसी है जिसको क्रेडिट लेना है। तो अगर रामलाल साहब हमारे अच्छे सप्लायर हैं, डिफॉल्ट नहीं करते हैं, तो एसजी सर को क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं। अब इनके पास इनके जो सप्लायर हैं वो हैं ये वाले सप्लायर, ये इनको सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर जो सप्लायर है ये सारी कंडीशंस पूरी करेगा तो जब जाके रामलाल को क्रेडिट मिलेगा। अब इसके पास भी, रामलाल के पास भी GSTR 2 भी आएगी और 2B में लिखा होगा एलिजिबल क्रेडिट। दो हिस्से हो गए ना 2B के, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। एलिजिबल क्रेडिट लिखा था 10 लाख और रामलाल क्रेडिट ले जाता है 12 लाख, क्योंकि आपको क्रेडिट उतना ही लेना है जितना GSTR 2 भी परमिट करे। तो इसने अपनी लिमिट से ज्यादा क्रेडिट लिया है, तो इस सप्लायर का फिर आपको क्रेडिट आपको आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद रॉन्ग है। जो खुद रॉन्ग है तो दूसरों को क्या शिक्षा देगा सही की? लेकिन गलती तो इसकी है, आपने तो दिया था टैक्स। अब यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट। तो यहाँ पर जो सप्लायर है उसने GSTR 1 फाइल करी होगी, GSTR 2B के अंदर पार्ट 1, उसको आप ऐसे बोलो ना, 2B के अंदर दो पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 एलिजिबल, पार्ट 2 नॉट एलिजिबल। तो पार्ट 1 का क्रेडिट 10 लाख लेके बैठ गया 12 लाख, तो ये अपनी लिमिट से ज्यादा क्रेडिट ले रहा है। एंड नेक्स्ट, कंसर्न सप्लायर, concerned supplier, that is again Ramlal, hasn't complied with provision of section 49(12) and rule 86B। rule 86 कहता है ना, आउटपुट टैक्स का, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मैक्सिमम 99% आप क्रेडिट ले सकते हो फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अगर एक महीने की आपकी जो टर्नओवर है 50 लाख से ऊपर है, तो रूल 86B के हिसाब से अगर आपका आउटपुट टैक्स मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का आउटपुट टैक्स है, तो आप 99 लाख तक ही क्रेडिट ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। इसका मतलब ये हुआ मिनिमम 1% तो कैश लेजर से देना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा अलाउड था, लेकिन अब इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका आउटपुट टैक्स और रूल 86B लग रहा है, तो अगर आपके ऊपर आउटपुट टैक्स है बच्चों, आउटपुट टैक्स है आपके ऊपर 1 करोड़ रुपया, और आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है वो 1 करोड़ ही है, चलो 1 करोड़ पूरा पड़ा है, पूरा सेट ऑफ नहीं होगा, मैक्सिमम 99%, तो आपको 99 लाख ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करने पड़ेंगे। ये तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होगा ना, ITC, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब क्या हुआ, ये पंगा क्या है, अब सुनिए जरा।
कंसर्न सप्लाई हैजन कंप्लाइड, उसने पूरा का पूरा क्रेडिट ले लिया, 99% तक लेना था, तो उसकी गलती की सजा आपको मिलेगी। तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 डिफॉल्ट सप्लायर के हैं, आपको बता देंगे, रोना मत। 2B के पार्ट बी में आपको मिल जाए, 2B का पार्ट ए में तो आपका एलिजिबल क्रेडिट आएगा। पहला, इस निषेध वाली पीरियड के अंदर, प्रोहिबिटेड पीरियड के अंदर अगर उसने रजिस्ट्रेशन करवाया। दूसरा, उसने टैक्स का डिफॉल्ट किया जमा करवाने से और वो कंटिन्यू रहा है। तीसरा, जो आउटपुट टैक्स है वो कम जमा करवाया एज कंपेयर टू हिज GSTR 1। चौथी बात, इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा ले लिया है एज पर द स्टेटमेंट जो उसको मिली होगी 2B की पार्ट 2 वाली, उससे ज्यादा क्रेडिट लेके बैठ गया और रूल 86B की धज्जियां उड़ा दी हैं उसने, ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट। टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC वाज गिवन इन सेक्शन 16(4). व्हाट इज द ओल्ड टाइम लिमिट वी हैव डिस्कस्ड? अगर आपका या डेबिट नोट इनवॉइस या डेबिट नोट फाइनेंशियल ईयर 22-23 से डेटेड है, फाइनेंशियल ईयर, so let's make it financial year 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से डेटेड है, 21-22 से, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट वाज GSTR 3B ड्यू डेट, GSTR 3B ड्यू डेट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर। सो सितंबर 22 की GSTR 3B, GSTR 3B की मंथली रिटर्न कब तक जाती है? 20th अक्टूबर 22, और एनुअल रिटर्न that is GSTR 9 for the financial year 21-22. So GSTR 9 annual return and actual filing, यहाँ पर actual filing है, actual filing whichever is earlier। तो आप नॉर्मली अपना ITC अवेल करने की टाइम लिमिट, अवेलमेंट की, ये देखो जी, ये टाइम लिमिट है अवेलमेंट की, जब तक ले सकते हो। उसके बाद अवेल करने का यूटिलाइजेशन तो कभी भी कर सकते हैं। क्या लिमिट थी? अगर इनवॉइस या डेबिट नोट 21-22 का है तो क्रेडिट आपको 21-22 में लो, 21-22 में ले सकते, 21-22 के जो नेक्स्ट ईयर का सितंबर की GSTR 3B रिटर्न होगी वहां तक ले लो, और GSTR 3B रिटर्न जानी है 20 अक्टूबर तक, या 21-22 की एनुअल रिटर्न आपने फाइल कर दी विच एवर इज अर्ली, तो 20 अक्टूबर से पहले अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी तो एनुअल रिटर्न की डेट, और 20 अक्टूबर के बाद एनुअल रिटर्न फाइल करी तो 20 अक्टूबर। अभी 20 अक्टूबर की टाइम लिमिट को गवर्नमेंट ने बदल दिया है, थोड़ा टाइम और दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, साल खत्म होने के बाद रिटर्न्स भी जानी होती है एंड वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट इज गिविंग मोर टाइम। तो ये 20 अक्टूबर की जगह यहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरा ही चेंज करके टाइम लिमिट कर दी है 30 नवंबर 22। तो 21-22 का आपको क्रेडिट 30 नवंबर 22 और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो इंस्टेड ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर नेक्स्ट ईयर वाला कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट को बदल दिया है और कर दिया है आपका 30 नवंबर 2022, 30 नवंबर 2022। चलिए जी, तो 30 नवंबर 2022 तक क्रेडिट ले सकते हो 21-22 का, या आप क्रेडिट ले सकते हो GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज अर्ली। आइए जी, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर ऑफ एग्जेम्पशंस। तो अब आपको ITC की एग्जेम्पशंस या ITC के अमेंडमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करवा दूं। तो ITC में 2 अमेंडमेंट्स आई हैं, एक आपकी कंडीशन नई डाल दी गई है, सप्लायर के डिफॉल्ट के कारण खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, सेक्शन 38 में डिफॉल्ट्स बताए गए हैं, और उसके बाद ITC जो क्लेम करना था या जो उसकी जो टाइम लिमिट थी अवेलमेंट की, वो जो 20 अक्टूबर 22 थी उसको कर दिया गया 30 नवंबर। ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर अगर आपका चेंज हो जाएगा तो वो चेंज होती रहेंगी, हम फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं 21-22 का इनवॉइस, तो 22-23 का हो जाएगा ऑब्वियसली उसका नेक्स्ट ईयर, तो 30 नवंबर कर दी। आइए जी, अब बात करते हैं एग्जेम्पशंस की। एग्जेम्पशंस में यस माय डियर फ्रेंड्स मेजर चेंजेस हैं, कुछ एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट ने हटा दी हैं और कुछ एग्जेम्पशंस को गवर्नमेंट ने मॉडिफाई कर दिया है। ऑल दिस एग्जेम्पशंस आई हैव रिटन इन अ सिंपल मैनर, लेट्स अंडरस्टैंड। मेडिकल सर्विसेज में 2 टाइप की एग्जेम्पशंस को हटा दिया गया है, 2 टाइप की एग्जेम्पशन हटा दी गई है। सर्विसेज बाय कॉर्ड ब्लड बैंक्स, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, ये गवर्नमेंट ने हटा दी। ये वो याद करिएगा, क्लास में बताया था
बच्चा व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न तो उसकी अम्बिकल कॉर्ड मदर के साथ अटैच होती है और वो पहले इज टू बी कट एंड थ्रोन बट with the advent of technology it could be stored and people used to charge 1,50,000 for storing it so that उसमें से स्टेम सेल निकाल सके अगर कोई बच्चों को डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज आगे जाके आती है उस चार्ज पे उस कंसिडरेशन पे बाय द person who used to store in a cold storage, there was no GST. But now, if a child is born, the umbilical cord is now being stored by the parents through an agency, obviously. So that agency will charge GST. अब उस पे उसके स्टोरेज चार्जेस पे जीएसटी आती है. दूसरा था जो अब एग्जेम्पशन हट गई है, सर्विसेज बाय ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट टू क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट. ये जो हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स एंड डिस्पेंसरीज है, इनका जो बायोमेडिकल वेस्ट होता था, जो कलेक्ट करते थे, क्योंकि दिस इज वेरी हैजर्डस, इट कंटेन्स लॉट ऑफ गैसेस एंड ऑल दिस थिंग्स एंड वेरी टॉक्सिक मटेरियल. तो वो जो कॉमन मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी वाले कलेक्ट करके उसको ट्रीट करते थे, तो जो भी वो चार्ज लेते थे उस पर जीएसटी नहीं लेते थे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम से, डिस्पेंसरी से. लेकिन नाउ द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटर ऑफ biomedical waste to the hospitals, to the nursing home, that will be chargeable to GST. So this will burden the hospital with extra cost. तो अल्टीमेटली फिर वो क्या करेंगे, उसका क्रेडिट तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं इट इंक्रीजेस देयर कॉस्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. तो हॉस्पिटल्स अगर आप कोई वेस्ट कलेक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी लेते हैं, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी विल चार्ज जीएसटी. हाँ जी. एक मेडिकल एग्जेम्पशन में एक चीज और है, अगर आपको याद हो हॉस्पिटल्स आजकल पूरे पैकेजेस के रूप में देते हैं, उसमें रूम भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है, उसमें डायग्नोसिस भी होगा, उसमें ऑपरेशन कॉस्ट, सर्जरी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है और आफ्टर ट्रीटमेंट कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है. तो अब क्या किया हुआ है, इस एग्जेम्पशन को गवर्नमेंट ने मॉडिफाई कर दिया मेडिकल सर्विसेज. अभी तो हमने क्या पढ़ा था, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिक्स इज एग्जेम्प्ट. पैरामेडिक्स इज एग्जेम्प्ट. उसमें रूम रेंट भी पूरा एग्जेम्प्ट होता था क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रीटमेंट था. रूम रेंट कोई वहां पर लग्जरी के लिए नहीं जा रहा है, फंसा हुआ है बंदा, बीमार है, तो उसमें रूम रेंट पे कोई जीएसटी नहीं था. लेकिन अब रूम रेंट पर ट्रीटमेंट पे नहीं आया है जीएसटी, यस, टेस्टिंग पे नहीं आया है, सर्जरी पे नहीं आया है, लेकिन रूम रेंट पे आ गया है. रूम रेंट पे क्या कह रहे हैं, अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हो एंड द पर्सन इज इन आईसीयू, the person is in critical care unit, if the person is in the intensive cardiac care unit or the neonatal intensive care unit for the newborn, या तो हार्ट पेशेंट है, आप समझिए बात, ये कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक केयर, दैट इज यूर अ हार्ट पेशेंट जब भी यहाँ पर, और इंटेंसिव कार्डियक केयर है क्योंकि he has suffered some kind of heart ailment or heart attack, he is to be taken care of. Neonatal intensive care unit is for new children birth, चिल्ड्रन बर्थ के लिए, एंड चाइल्ड इज बॉर्न विद सम टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम, तो उसको नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में. और क्रिटिकल केयर यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट वो ऐसे टाइप की चीज जहां पर क्रिटिकल केयर यूनिट इज टू बी, एक आईसीयू होता है इंटेंसिव केयर, उससे भी ज्यादा क्रिटिकल केयर, वहां पर एक एक पल की खबर डॉक्टर को चाहिए होती है. इंटेंसिव केयर इज ऑल्सो वेरी इमरजेंसी, वो सुपर इमरजेंसी के लिए होता है. तो जहां इमरजेंसी केसेस है वहां पर अगर रूम रेंट अगर इंक्लूड, वहां का जो रूम रेंट है इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी का कोई ट्रीटमेंट है और उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट है मान लीजिए 10 लाख रुपए, उसमें रूम रेंट है मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो वो पूरा का पूरा 11 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा. इमरजेंसी केसेस है क्योंकि वो इंटेंसिव केयर यूनिट में है या क्रिटिकल केयर यूनिट में है, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट में है या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में. लेकिन अगर पेशेंट इन आईसीयू में नहीं है, क्रिटिकल केयर यूनिट में नहीं है, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट में नहीं है, नियोनेटल, उस केस में ट्रीटमेंट कॉस्ट विल बी एग्जेम्प्ट. उसमें भी मान लीजिए हमने 5 लाख रुपए चार्ज किए, रूम रेंट है 50,000 रुपए, उस केस के अंदर अदर केसेस की बात कर रहे हैं हम, जहां पर पेशेंट ट्रीटमेंट करवा रहा है लेकिन आईसीयू में नहीं एडमिट होता, सीसीयू में एडमिट नहीं होता, आईसीसीयू में एडमिट नहीं होता और एनआईसीयू में एडमिट नहीं होता. उस केस के अंदर ट्रीटमेंट विल बी एग्जेम्प्ट, यस 5 लाख, लेकिन द रूम रेंट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी. लेकिन शर्त ये है वो 5,000 पर डे से ज्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पर ट्रीटमेंट मान लीजिए 5 दिन का है 50,000 वाले केस में, तो 10,000 पर डे हो गया, इट विल बी चार्जेबल. लेकिन अगर रूम का रेंट 5 दिन का 25,000 है, तो इट विल कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट. एग्जेम्पशन अवेलेबल ओनली व्हेन
रेंट चार्जेस डज नॉट एक्सीड 5,000 पर डे। तो नोट कर रहे हैं गवर्नमेंट की इंटेंशन, अब हल्के हल्के मेडिकल सर्विसेज में भी गवर्नमेंट जीएसटी का शिकंजा कसते जा रही है। मेन पॉइंट ये है। तो जहां बिल्कुल ही नेसेसिटी हो गया, मेडिकल में भी और नेसेसिटी कर दी, मतलब मेडिकल तो वैसे नेसेसिटी है, नेसेसिटी में भी ज्यादा नेसेसिटी, कम नेसेसिटी, मजबूरी में भी ज्यादा मजबूरी है, कम मजबूरी है। अब दिस काइंड ऑफ अ लॉजिक गवर्नमेंट इज गिविंग, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अब आइए जरा, तो मेडिकल सर्विसेज में का ब्रीफ आउटलाइन देख लें। अगर वो ट्रीटमेंट एक्सेट्रा है वो तो एग्जेम्प्ट है, वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, एम्बुलेंस सर्विसेज, हाँ जी, डायग्नोसिस, वो सब एग्जेम्प्ट, डायग्नोसिस और केयर, वो सब एक्सेट्रा विल कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट। लेकिन टिल व्हाट टाइम वी डोंट नो, क्योंकि द वे गवर्नमेंट इज डूइंग इट, सो ये है। लेकिन द रूम रेंट का जो हॉस्पिटल के होते हैं उन पे गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं आ गया। लेकिन इसका आई डोंट थिंक दैट इज लॉजिकल एंड इनफ कि आप इंटेंसिव केयर यूनिट में ही पेशेंट है तो उसका रूम रेंट एग्जाम कर दें। बट एनी हाउ, तो रूम रेंट है, और वो अगर वो आईसीयू वाले केसेस हैं जो हमने बात करी ना, उस केस में तो ये सेक्टर, आईसीयू सेक्टर, तो वो एग्जाम रहेंगे रूम रेंट। लेकिन अगर वो अदर केसेस हैं which are don't require ICU admission, which requires treatment, which requires hospitalization, but no ICU treatment and no critical care required. Other cases है, तो इसमें रूम का रेंट पर डे अगर 5,000 रुपए तक है, रूम का रेंट 5,000 पर डे तक है, रूम का रेंट 5,000 डे तक है, तो दैट रूम रेंट विल कंटिन्यू टू बी एग्जाम। लेकिन रूम का रेंट अगर 5,000 से ऊपर है तो पूरे पे जीएसटी लगाया जाएगा। एंटायर रेंट will be chargeable to GST. अब गवर्नमेंट ने रूम रेंट पे जीएसटी का शिकंजा कस दिया है। चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। सो मेडिकल में अप्रोक्सीमेटली दो एग्जेम्पशन हटाई गई हैं, एक मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में एक एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई है। इसको समझने के लिए आइए जरा लेट्स मेक अ चार्ट। जो हमारा ओशियन फ्रेट होता है, सी फ्रेट जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, और एक होता है एयर फ्रेट। तो ओशियन फ्रेट यानी कि हमारा वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, और एयर फ्रेट मतलब एरोप्लेन के माध्यम से या एयरक्राफ्ट के माध्यम से। अगर इंपोर्ट हो रहा है वहां पर भी फ्रेट इन्वॉल्व होगा, एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पर भी फ्रेट इन्वॉल्व होगा। इंपोर्ट हो रहा है तो फॉर्म कहां से होगा? फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम क्लियरेंस इन इंडिया। कस्टम स्टेशन पे, कस्टम पोर्ट पे आएंगे ना, फॉर एग्जांपल प्लेस आउटसाइड इंडिया यूएस से, और कस्टम क्लियरेंस हो गया मुंबई पोर्ट। तो बाहर से जो सामान भेजा जा रहा है सी के माध्यम से, एयर के माध्यम से, यूएसए से मुंबई पोर्ट पे, उस केस के अंदर अगर एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं तो उस पे जीएसटी नहीं होता है। लेकिन वेसल से आ रहे हैं तो उस पे आरसीएम का जीएसटी होता है इंपोर्टर पे। इसका आरसीएम होता है ऑन इंपोर्ट। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं। बदलाव है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में भी या तो वेसल से गुड्स जा रहे हैं, अच्छा इसमें ऐसा कर लें, एक्सपोर्ट में टू प्लेस आउटसाइड इंडिया होगा। हाँ जी सर, प्लेस आउटसाइड इंडिया। फ्रॉम फ्रॉम कस्टम क्लियरेंस इन इंडिया, कस्टम क्लियरेंस इन इंडिया। टू प्लेस का मतलब यूएस से जा रहे होंगे मुंबई पोर्ट से। अभी तक इस पर चाहे एयरक्राफ्ट से जाएं या वेसल पे जाएं, जीएसटी नहीं होता था। अप टू 30th September 22 there was no GST. This was exempt. This was exempt. But with effect from 1st of October 22,
exemption has not been continued, so automatically now it is liable to GST. So see the conditions. If goods are coming from outside India to India through aircraft, the freight was exempt and it continue to remain exempt. इसमें कोई amendment नहीं है. वेसल के थ्रू आ रहे हैं तो आरसीएम इंपोर्टर पे होता है, बट फ्रेट बट भाड़ा है एयरक्राफ्ट का, वेसल का इंडिया से बाहर जाने के लिए, अगर अप टू 30/9/2022 नो जीएसटी, और जो अमेंडमेंट आई है बच्चों, दैट इज माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज फ्रॉम 1st October 22, the exemption has not been continued, so now this vessel freight from India to outside India will be chargeable to GST. ठीक है, ये याद रखिए. आइए जी, नेक्स्ट जो हमारी एग्जेम्पशन है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के अंदर, नेक्स्ट एग्जेम्पशन है जो मॉडिफाई की गई है. अगर आपको याद हो, कुछ हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था, वहां से जो ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं कुछ चुनिंदा, वहां से अगर प्लेन टेक ऑफ करे यहाँ पर प्लेन लैंड करे तो उसकी एयर टिकट पर जीएसटी नहीं होगा. एयर टिकट टू प्रमोट टूरिज्म, पीपल बुक टिकट्स फ्रॉम दिल्ली टू मेघालय मिजोरम और फ्रॉम मेघालय मिजोरम टू दिल्ली, दिस एयर टिकट्स वर नॉट चार्जेबल जीएसटी. तो अब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सा टूरिज्म बढ़ना स्टार्ट हुआ. तो गवर्नमेंट होल्ड्स द हैंड व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू बिकम दौड़ने वाले, तो गवर्नमेंट अपना हाथ पीछे कर लेती है. अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके क्या कर दिया है, इकोनॉमी क्लास की एयर टिकट पे नहीं लगेगा जीएसटी, अगर वो स्पेसिफाइड स्टेट से आप इम्बार्क कर रहे हो या लैंड कर रहे हो, टेक ऑफ कर रहे हो या लैंड कर रहे हो. लेकिन अगर आप बिजनेस क्लास से ट्रेवल करेंगे, बिजनेस क्लास से, तो जीएसटी आएगा. पढ़िए, ट्रेवल ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास, embarking, take off, terminating, landing, airports located Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura और बगडोगरा इन वेस्ट बंगाल. ऑल दी स्पेसिफाइड स्टेट से एयर टिकट्स बुक करवाइए रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, या रेस्ट ऑफ इंडिया से यहाँ के लिए बुक करवाइए. इकोनॉमी क्लास के तो जीएसटी नहीं है, पहले दोनों पे नहीं था, अब बिजनेस क्लास पे आ गया है, इकोनॉमी पे है. स्टेम एग्जेम्पशन. अगर रेल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो कुछ गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के फ्रेट पर भाड़े पे जीएसटी नहीं था, उसमें से ये डिफेंस इक्विपमेंट हटा दिया गया है. ये डिफेंस इक्विपमेंट हटा दिया गया है. तो जो मिलिट्री हार्डवेयर होता है, नेवी का हार्डवेयर होता है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, टैंक्स हो गई हमारे, और उसके अंदर हजारों टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं. तो जो डिफेंस है, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, पुलिस का हो, दैट इज ऑल डिफेंस, सीआरपीएफ का हो. तो डिफेंस इक्विपमेंट की ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवेज एंड वेसल, बाय एरोप्लेन तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट हैंडल सच बल्की आइटम्स, तो वो रेल और वेसल से ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो रेलवे से अगर डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है वेसल के थ्रू, वेसल के थ्रू, रेलवे के थ्रू और वेसल के थ्रू डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो जीएसटी आ गया है. एंड यस, दीज आइटम्स विल कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जीटीए की सर्विसेज में भी कुछ आइटम्स थे जो गवर्नमेंट ने हटाए नहीं है, वो आइटम अभी भी एग्जेम्प्ट है. रिलीफ मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ से नहीं हटाया है, डिफेंस इक्विपमेंट इधर ही है. तो बड़े बड़े ट्रॉलर्स और ट्रक्स होते हैं, उसमें कोई डिफेंस इक्विपमेंट जा रहा है, इट विल कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट. रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, एग्रीकल्चर, मिल्क, सॉल्ट, तो फिर चेंज क्या आया जीटीए से? जीटीए से ये जो एच और आई वाला पॉइंट था, ये डिलीट कर दिया गया है. अगर आपको याद होगा, एक ट्रक है, उस पे सभी कंसाइनर्स के सामान जा रहे हैं, 1 2 3, टोटल भाड़ा मिलाकर अगर 1500 रुपए तक था, यानी कि स्मॉल चार्जेस ले रहा था बस ट्रक, किसी से 500, किसी से 600, किसी से 400, तो वो 1500 का जो भी भाड़ा जितने लोगों से लिया, उस पर जीएसटी नहीं था. या फिर ट्रक पे जो सामान जा रहा है वो, यस, एक पर्टिकुलर कंसाइनर का 750 से ऊपर ना हो, 750 से ऊपर ना हो, तो टोटल सभी लोगों का सामान का भाड़ा 1500 से ऊपर ना हो, और एक कंसाइनर का सामान 750 से ऊपर ना हो. अब इसको डिलीट कर दिया है, यानी कि अब ट्रक में 100 रुपए लेकर भी किसी का सामान जीटीए ट्रांसपोर्ट कर रही है, जीटीए 100 रुपए का सामान लेके भी ट्रांसपोर्ट कर रही है,
उस पर जीएसटी आएगा, वो अलग बात है, एफसीएम आरसीएम। एक बार जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन में जो सर्विसेज में बदलाव आया, पहला पहला जो ट्रांसपोर्टेशन में बदलाव आया है वो ये है, पहला जो बदलाव आया है, जब इंडिया से बाहर वेसल के थ्रू या एयरक्राफ्ट के थ्रू गुड्स ट्रेवल करेंगे उसके भाड़े पे जीएसटी लगेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए जो पुराना स्टेटस को है वो सेम रहेगा। इंपोर्ट के भाड़े पे चाहे एयरक्राफ्ट वाला एग्जेम्प्ट रहेगा, वेसल वाला आरसीएम पे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। दूसरा, डिफेंस इक्विपमेंट रेल से या वेसल से ट्रांसपोर्टेशन होंगे, जीएसटी आएगा। लेकिन अगर जीटीए ट्रांसपोर्ट करेगा तो डिफेंस इक्विपमेंट वो सेम एग्जेम्प्ट रहेगा। जीटीए में एक बदलाव ये आ गया है कि जो 1500 और 750 वाली छोटी कंसाइनर या कंसाइनी के जो सामान ट्रांसपोर्ट होते थे उन पे जीएसटी नहीं होता था, अब 400 रुपए भी लेंगे, 300 रुपए भी लेंगे, वो होगा। ठीक है। नेक्स्ट, खेती की सर्विसेज में जो बदलाव आया है हम देखें, एक और दो, एक और दो, इनफैक्ट तीन, तीन मेजर बदलाव खेती की सर्विसेज में। पहला, सर्विसेज ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की जो स्लॉटर हाउसेज हैं, जो स्लॉटर हाउसेज है, कुछ चार्ज लेके स्लॉटर करते हैं एनिमल्स का। ऑब्वियसली दोज एनिमल्स आर लीगली अलाउड टू बी स्लॉटर्ड, सम एनिमल्स आर कैन नॉट किल देम एंड हैव बीन बैंड, उनकी बात नहीं कर रहे। तो जो स्लॉटर हाउसेज है विल चार्ज जीएसटी। दूसरी बात, एग्रीकल्चर सर्विसेज में मैंने आपको बताया था बीज बोने से लेकर मंडी तक बेचने तक कोई भी सर्विसेज अगर लेते हो उसमें जीएसटी नहीं है। एक सर्विस में जीएसटी आ गया है, वो है फ्यूमिगेशन इन द वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जो किसान अपनी अगर सामान को, अपने प्रोड्यूस को, पैदावार को वेयर हाउस में रखवाता है तो वेयर हाउस ओनर उस सामान की सुरक्षा भी करता है, वहां पर कीटनाशक फ्यूमिगेशन की सर्विसेज भी लेता है। तो वो वेयर हाउस ओनर जो फ्यूमिगेशन की सर्विसेज लेता है, तो जो फ्यूमिगेशन प्रोवाइड कर रहा था पहले उस पर जीएसटी नहीं, लेकिन अब फ्यूमिगेशन जो प्रोवाइड करेगा वेयर हाउस को तो वो जीएसटी चार्ज करेगा। बाकी सारी सर्विसेज जो एग्रीकल्चर के उसमें कोई चेंज नहीं। एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस थी स्टोरेज की सर्विस, वेयर हाउसिंग की सर्विस। हाँ जी, उसके अंदर यस, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग जो सर्विसेज थी उसमें अब सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल रह गया है। सीरियल, पल्सेस, फ्रूट ये सारे हटा दिए गए हैं जो रेड पे मैंने मार्क किए। तो पहले इनका वेयर हाउसिंग भी एग्जाम था, इनका स्टोरेज भी एग्जाम था, लेकिन अब सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रह गए हैं। यानी कि नट्स हैं, स्पाइसेस हैं, कोपरा है, शुगर केन है, जैगरी है, इनके स्टोरेज और वेयर हाउसिंग पे जीएसटी आ गया है, ये बात याद रखिएगा। तो तीन मेजर चेंजेस एग्रीकल्चर सर्विस के संदर्भ में, स्लॉटर हाउस विल चार्ज जीएसटी, फ्यूमिगेशन, हाँ फ्यूमिगेशन वाला अगर इंसेक्टिसाइड पैसे फार्म पे कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वेयर हाउस में कर रहा है तो विल चार्ज जीएसटी। एंड सीरियल, पर्सेस, फूड, वेजिटेबल के अलावा कोई प्रोडक्ट की स्टोरेज, वेयर हाउसिंग हो रही है उस पर जीएसटी आ गया, क्योंकि ये रेड वाले डिलीट हो गए, सीरियल, पर्सेस, फूड, वेजिटेबल्स मेंटेन। नेक्स्ट गाइस, एजुकेशन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है या एजुकेशन कोचिंग सर्विस में क्या बदलाव है। अगर आपको याद हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर वाज एग्जाम्प्ट, और स्पोर्ट्स की कोचिंग जैसे मैंने कहा ना वीरेंद्र सहवाग इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट, उसके अंदर अगर वो 12 AA या 12 AB में इंस्टीट्यूट था, कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्रिकेट कोचिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग, टेनिस कोचिंग, दैट वाज एग्जाम्प्ट। इसका मतलब ये होता था कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाए, नॉन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाए, दैट विल एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन स्पोर्ट्स कोचिंग चलाए तो एग्जाम्प्ट था, अगर वो नॉन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन स्पोर्ट्स कोचिंग चलाएगी दैट विल बी एक्सेप्ट। तो बदलाव क्या है? बदलाव ये, पहले रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यहां लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर और बी स्पोर्ट्स बाय दिस एंटिटी, ऊपर रिक्रिएशनल वर्ड था। तो इससे ये एक संदर्भ आ रहा था कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी आर्ट के लिए भी हो सकती है और स्पोर्ट्स कोचिंग में भी हो सकती है, लेकिन ये टेक्निकल एरर था। गवर्नमेंट ने अब रिक्रिएशनल एक्टिविटी को जो ऊपर लिखा हुआ था नीचे डाल दिया। तो अब ये स्पष्ट हो गई, क्लियर, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मौज मस्ती, सॉन्ग, डांस और ये टाइप की एक्टिंग सीखना आर्ट और कल्चर से रिलेटेड है, जो आर्ट और कल्चर से रिलेटेड है उनकी कोचिंग पे जीएसटी नहीं है, और स्पोर्ट्स की कोचिंग पे जीएसटी नहीं है अगर 12AA और 12AB वाली चैरिटेबल ट्रस्ट। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी का जो मीनिंग ये आ रहा था कि ऊपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वर्ड लिखा है तो आर्ट और कल्चर से रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी एग्जाम्प्ट होंगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एग्जाम्प्ट होंगी, नहीं,
अब कहा गया रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर, स्पोर्ट्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाएगी, नो जीएसटी। प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन या नॉन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाएगी, जीएसटी। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टूरिज्म सेक्टर के अंदर क्या चीज आई है। गाइस, टूरिज्म सेक्टर में अगर कोई इंडियन टूर ऑपरेटर है, कौन सा टूर ऑपरेटर है? इंडियन टूर ऑपरेटर, और किसी फॉरेन टूरिस्ट को, फॉरेन टूरिस्ट किसी फॉरेन कंट्री के लिए टूर बनाकर दे। फॉरेन टूरिस्ट है, वो इंडिया में आया हुआ है और वो कहता है मुझे यूएस, यूके, अमेरिका और चाइना इन जगह घूमना है, तो उसके लिए वो टूर बना के देता था, उस पर जीएसटी नहीं होगा क्योंकि दैट इज मोर और लेस सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। बट अल्टीमेटली वो जो इंडियन टूर ऑपरेटर है, वो मेहनत तो इंडिया में ही कर रहा है ना, सारा काम तो इंडिया में कर रहा है। ऐसे तो सारे क्या करेंगे, फॉरेन टूर टूर ऑपरेटर्स इंडिया में दुकान खोल लेंगे और जब बाहर के लोग इंडिया में आएंगे फॉरेन टूर्स के लिए, तो वह यहाँ से बैठे बैठे सर्विसेज दे देंगे और बोलेंगे जीएसटी नहीं लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या था, कोई फॉरेन टूरिस्ट को इंडियन टूर ऑपरेटर फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर वो क्या क्या कहते हैं टूर बना के दे, उसके चार्ज पे जीएसटी नहीं लगाता। लेकिन अल्टीमेटली मेहनत तो टूर ऑपरेटर इंडिया में कर रहा है, तो एग्जेम्पशन क्या डाली है अब जरा पढ़िए। टूर ऑपरेटर सर्विस which is performed partly in India and partly outside India। अब टूर ऑपरेटर कुछ काम इंडिया में भी तो कर रहा है, चाहे वो टूर बाहर बना के दे रहा है फॉरेन टूरिस्ट को, लेकिन मेहनत तो इंडिया में कर रहा है ना। अब ऐसे मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो सर्विस मेरी स्टूडियो में भी तो हो रही है ना, चाहे वो आपके घर तक पहुंच रही है, वो बात अलग है। Supplied by a tour operator to a foreign tourist to the extent of the value of the tour operator service which is performed outside India। तो अब टूर ऑपरेटर की जो सर्विस है उसको सेग्रीगेट करेंगे, उस फॉरेन टूर को बनाने के लिए जो तू फॉरेन टूरिस्ट को दे रहा है, तूने इंडिया में कितनी मेहनत करी, कितनी बार, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला बना दिया। तुम तो बोलोगे सारी मेहनत बाहर की है, इंडिया की नहीं है। गवर्नमेंट को प्रोपोर्शनेटली करना पड़ेगा, तुम्हारे काम को, तुम्हारी सर्विसेज को तोड़ेंगे हिस्सों में, कितना इंडिया में तूने सर्विस दी उस पर लगाएंगे जीएसटी। वो फॉरेन टूरिस्ट फॉरेन ट्रेवल ही है, और कितना तुमने बाहर सर्विस दी है उसके लिए रेशो हम बताएंगे। फॉरेन टूरिस्ट मींस अ पर्सन हु इज नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया का वो नॉर्मली रेजिडेंट नहीं होता। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया का रेजिडेंट नहीं होता, और एंटर्स इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 months फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेशन पर, यहाँ पर परमानेंट स्टे के लिए नहीं आया हुआ, 6 महीने तक उसको टूरिस्ट कहा जाएगा। अगर कोई टूरिस्ट है ही नहीं तो फिर बात खत्म, उसमें तो वैसे जीएसटी है, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट फॉरेन ट्रैवल फॉरेन टूर उसकी एग्जेम्पशन है। अगर वो टूरिस्ट है ही नहीं तो बात ही खत्म, वो इंडिया में रहने वाला है फिर तो जीएसटी लगेगा। द वैल्यू ऑफ द टूर ऑपरेटर सर्विस परफॉर्म आउटसाइड इंडिया शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। गवर्नमेंट का तुम डिसाइड नहीं करोगे से 80-20 है, 90-10 है, तुम तो ये बोलोगे 99.99 बाहर, इंडिया में 0.01% सर्विस है हमारी। टोटल कंसिडरेशन जो तुम ले रहे हो इंटायर टूर का, नंबर ऑफ डेज फॉर विच द टूर इज परफॉर्म आउटसाइड इंडिया, टोटल नंबर ऑफ डेज कंप्राइजिंग द टूर। तो टोटल नंबर ऑफ डेज 10 दिन का टूर बनाया है, उसमें 8 बाहर के दिन है, 2 इंडिया के दिन है। तो वो टूर के अंदर 2 इंडिया के दिन भी है ना, टूरिस्ट को मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा 80% हो गया तुम्हारा आउटसाइड इंडिया, 20% इन इंडिया। लेकिन 50% ऑफ द कंसिडरेशन विच एवर इज क्या बोला गया ये राजी, विच एवर इज लोअर, लोअर। हाँ, फॉरेन टूर को क्या माना जाएगा, लोअर। तुमने 80 बोला ना, 8 दिन बाहर के, 10 दिन टोटल टूर, 2 दिन इंडिया के, गवर्नमेंट का 50% मानेंगे फॉरेन ट्रैवलर्स। माई गॉड, आइए जरा अंडरस्टैंड द लॉजिक, बट वेरी स्मार्ट वर्क बाय अवर स्मार्ट गवर्नमेंट। देखिए जरा, फॉरेन टूर है, टूरिस्ट को दिया जा रहा है, टूरिस्ट को नहीं दिया जाता तो बात ही खत्म हो जाती, तो वैसे जीएसटी है। इसमें 8 डेज यूएसए के हैं और 2 डेज वो इंडिया में भी रहेगा, टूरिस्ट 2 डेज इंडिया, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम देखें 8/10 80% और 50% विच एवर इज लोअर, और कंसिडरेशन कितना लिया है, 10 लाख। तो 50% माय डियर फ्रेंड्स विल बी एग्जेम्प्ट एंड बैलेंस 50% विल बी टैक्स। पहली बात। दूसरी बात इंडिया के डेज 8 है
और यूएसए के डेज फॉरेन टूरिस्ट को जो है वो 2 है। तो यहाँ पर बेटा फॉरेन का 2/10 20%। अब अगली एक्चुअल और 50% विच एवर इज लोअर, फंस गए। अब 20% विल बी एग्जाम ऑफ द कंसिडरेशन बीइंग चार्ज बाय द टूर ऑपरेटर, यानी कि 50% तो बाय डिफॉल्ट फॉरेन ट्रैवल का मानकर हम एग्जाम कर देंगे, यानी कि बाय डिफॉल्ट 50% तो टैक्सेबल हो ही गया। कह रहे हैं ना फॉरेन ट्रैवल मानेंगे फॉरेन डेज डिवाइड बाय टोटल डेज और 50% विच एवर इज लो। तो 50% से ऊपर तो फॉरेन ट्रैवल मान ही नहीं रहे। समझ गए मेरी बात? तो ये बात तो आ गई, जरा देख लीजिए। तो 20%, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 10 लाख रुपए लिए हैं, इसमें 20% 2 लाख रुपए विल बी एग्जेम्प्ट, 2 लाख विल बी एग्जेम्प्ट, 2 लाख विल बी एग्जेम्प्ट एंड 8 lakhs will be taxed, or you can say 8 lakhs। ऊपर वाले में क्या किया था, 50% 5 लाख एग्जेम्प्ट, 5 लाख टैक्स। तो फॉरेन टूर का पोर्शन 50% तो मिनिमम मान ही रहे, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट है गाइस स्टैट्यूटरी सर्विसेज। स्टैट्यूटरी सर्विसेज का क्या मतलब है भाई, कुछ सरकार के ही बॉडीज जो सर्विसेज देती थी हटा ली गई है। क्या हटा ली गई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो सेक्शन 8 कंपनी सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसटी का हैंडल करती है, वो गवर्नमेंट को सर्विसेज देती है, यस, बदले में कंसिडरेशन लेती है। अब उस पर जीएसटी आ गया है, तो जीएसटीएन की सर्विसेज, जीएसटीएन सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। अब उस पर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, नाउ जीएसटी हैज, पहले इट वाज एग्जाम। नेक्स्ट FSSAI, ये लोगो आपको खाने वाले प्रोडक्ट्स पर स्टैंपिंग करवानी पड़ती है कि उनकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो सही है नहीं है। तो जो लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एनालिसिस फूड सैंपल्स का करती थी FSSAI, फूड बिजनेस ऑपरेटर, मतलब रेस्टोरेंट्स के लिए, खाने वालों के लिए, उसकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं था, अब आ गया है। तो आप देख रहे हो स्टैट्यूटरी सर्विसेज पे भी हल्के हल्के सरकार की सर्विसेज, हेल्थ की सर्विसेज, जो एक 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 मानी जाती थी नेसेसिटीज, इन पर भी जीएसटी आ गई। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल सप्लाईज बाय FSSAI टू फूड बिजनेस ऑपरेटर इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। नाउ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट में सर्विसेज देती है, उस पर तो एग्जेम्पशन अभी भी है, नो जीएसटी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज देती है ईपीएफ एक्ट में, कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI एक्ट के अंदर जो सर्विसेज देती है, स्टैट्यूटरी सर्विसेज ऑफ IRDA आर नाउ चार्जेबल। सेबी की सर्विसेज जो सेबी एक्ट में थी, पहले एग्जाम थी, सेबी एक्ट में जो स्टैट्यूटरी सर्विसेज देती है, नाउ इट इज चार्जेबल। तो सेबी जो सर्विसेज दे रही है, लिस्टिंग फीस ले रही है कंपनी से एज पर द लॉ, नाउ इट इज चार्जेबल टू IRDA लाइसेंसेस दे रही है इंश्योरेंस कंपनी को, या कुछ उनकी पॉलिसी अप्रूव करने के लिए कोई पैसा ले रही है, दैट इज चार्ज। लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सर्विसेज आर कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट। आरबीआई की सर्विसेज पे जीएसटी आ गया है। सो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से कोई सर्विसेज दे रही है और कॉमर्शियल बैंक से बदले में कंसिडरेशन ले रही है, नाउ आरबीआई सर्विसेज आर आल्सो टैक्सेबल, क्योंकि ये एग्जाम्पशन हटा दी गई है, दिस हैव बीन डिलीटेड, एग्जाम्पशंस विड्रॉन। तो रेड वाली विड्रॉन है, यानी कि ये डिलीट हो गई है, यानी कि ये डिलीट हो गई, डिलीट हो गई है तो जीएसटी आ गया है। IRDA डिलीट हो गया है तो जीएसटी आ गया है। सेबी डिलीट हो गया है तो आ गया है। इसी तरह आरबीआई की सभी डिलीट हो गई है तो जीएसटी आ गया है। आरबीआई अगर आउटसाइड इंडिया से कोई सर्विसेज ले रही है अपने फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए, जो आरबीआई के पास डॉलर्स होते हैं, किसी विदेशी संस्था को लिया कि कैसे उसको अच्छा मैनेज किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, उसको उसकी वृद्धि कैसे करें, तो कंसल्टेंसी लेती थी, दैट वाज एग्जेम्प्ट, बट नाउ दैट सर्विस इज आल्सो टैक्सेबल। So when the services are received by RBI from a foreign agency for managing its foreign exchange reserves, that will be chargeable to, हाँ, that will be treated as an import, obviously RCM पे आएगा, but nonetheless RBI की सर्विसेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाली जो बाहर दे रहा है, बाहर वाला बंदा, अब वो भी जीएसटी लगाएगा। तो एक बार जरा स्टैट्यूटरी सर्विसेज में जीएसटीएन की सर्विस में जीएसटी आ गया, FSSAI की सर्विसेज में जीएसटी आ गया,
IRDAI की सर्विसेज पे जीएसटी आ गया, सेबी की सर्विसेज पे जीएसटी आ गया, एसबीआई की सर्विसेज, एसबीआई नहीं, आरबीआई की सर्विसेज पे जीएसटी आ गया, और आरबीआई को जो सर्विस दे रहा है वो बाहर वाली एजेंसी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करने के लिए, उसकी सर्विसेज पे भी जीएसटी। होटल या हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में आपको याद हो, रूम रेंट अगर 1,000 रुपए पर डे था तो उसका डिक्लेयर्ड रूम टैरिफ, उस पर जीएसटी नहीं था, अभी डिलीट कर दी गई है। तो अब रूम का रेंट 500 रुपए है, छोटी छोटी धर्मशालाएं, छोटे छोटे बजट होटल जो होते हैं, है ना, 500 700 800 रुपए वाले, उन पे भी आ गया। हाँ, लेकिन मंदिर के अंदर, मस्जिद में, गुरुद्वारा में और गिरजाघर में वो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वहां का जो रूम रेंट है, वहां पर 1,000 की जो छूट है वो नहीं हटाई गई है। ये होटल्स में, गेस्ट हाउसेज में 1,000 की छूट जो मिलती थी, बिल्कुल ही बजट होटल्स में थी, धर्मशालाओं में थी, वो अब एग्जेम्प्ट कर दी गई, वो अब टैक्सेबल कर दी गई है। रेंटिंग सर्विसेज की मैंने बताई थी आपको जब हमने आरसीएम करा था कि सर्विसेज ऑफ रेंटिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज ऑफ रेजिडेंस, लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाए फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन इट इज चार्जेबल टू जीएसटी। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ जीएसटी, अगर आपको याद हो बच्चों कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है उसमें जमा करवाने के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की सुविधा, एनईएफटी की सुविधा, आरटीजीएस की सुविधा ले सकते हो, या प्रिस्क्राइब मोड्स, वो प्रिस्क्राइब मोड रूल 87 में है। उसमें दो नए मेथड्स भी ऐड कर दिए गए हैं, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और आईएमपीएस इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, इन दोनों के माध्यम से। तो टोटल मेथड्स कितने हो गए? इंटरनेट बैंकिंग 1, यूपीआई 2, आईएमपीएस 3, क्रेडिट कार्ड 4, डेबिट कार्ड 5, एनईएफटी 6, आरटीजीएस 7 और ओवर द काउंटर पेमेंट बैंक में जाके 8। तो टोटल 8 पेमेंट बैंक में जाके 10,000 रुपए पर चालान पर टैक्स पीरियड आप कर सकते हैं। तो 8 मेथड है, पहले 6 थे कैश लेजर में फंडिंग के लिए, अब 2 मेथड और, यूपीआई और आईएमपीएस। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर ऑफ बैलेंस केप्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आपको याद हो, जो क्रेडिट लेजर का बैलेंस है, सुनिए मेरी बात, जो आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है, वो तो आपको इस्तेमाल करना है एज पर द रूल्स, एज पर द सेक्शंस एंड द रूल्स, है ना। वो आईजी का क्रेडिट आईजी से, बचा हुआ सीजी से, एसजी से वगैरह, वो तो है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात करें, तो इसके अंदर सेट ऑफ फ्रीली अवेलेबल होता है। यहां पर सेट ऑफ के रूल्स हैं, यहां पर सेट ऑफ के रूल्स हैं, लेकिन इसके सेट ऑफ यहां पर नो रूल्स, फ्री, रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं जो पहले होती थी। यहां पर एक होते हैं आपके मेजर हेड्स, मेजर हेड्स में एक हो गया आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस, और इसके माइनर हेड्स टैक्स, इसका एक और वॉलेट के अंदर सब लोग टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर। तो हमारे 5 मेजर हेड्स हैं, 5 माइनर हेड्स हैं। अब इसमें आपने टैक्स का पैसा जमा करवा रखा है, इसमें इंटरेस्ट का पैसा जमा करवा रखा है, आईजीएसटी एक्ट में पेनल्टी का, फीस का, तो इसका क्रॉस सेट ऑफ अलाउड है, मेजर टू माइनर, माइनर टू मेजर। यहाँ की टैक्स का पैसा यहाँ जा सकता है इंटरेस्ट में, वो जीएसटी, जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म इस्तेमाल करना है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, या यहाँ से, इनके भी 5 हेड्स होंगे ऐसे, इनके भी 5 होंगे, इनके भी 5 ऐसे नहीं होंगे, तो आपस में आप यहाँ से शिफ्ट, यहाँ पर शिफ्ट, यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेन वॉलेट का सब वॉलेट में, सब वॉलेट का दूसरे सब वॉलेट में, कोई दिक्कत। हाँ, क्रेडिट लेजर में रूल्स आर रिस्ट्रिक्टेड, वो तो हमने पढ़ ही रखा है। अब क्या अमेंडमेंट आई है? अमेंडमेंट क्या आई है, पढ़िए जरा। अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल अपने आप पीएमटी 09 फॉर्म यूज करके amount of tax, interest, penalty, fees or any other amount available in the electronic cash ledger to the electronic cash ledger for integrated central tax, state tax, union territory tax और सेस, आपस में आप कैसे भी सेट ऑफ कर सकते हो। इसमें नई अमेंडमेंट क्या आई है, पढ़िए। अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए भी गवर्नमेंट ने अब ये सेट ऑफ दिया है। क्या मतलब जरा, अभी अभी तक क्या था, अभी तक सेम पर्सन के लिए सेट ऑफ था, सेम पर्सन।
अब गवर्नमेंट ने साथ में डिस्टिंक्ट पर्सन भी डाल दिया। किसकी बात कर रहे हैं? क्रेडिट की नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की सेट ऑफ। सेम पर्सन मींस एक्स लिमिटेड, समझे बात? और एक्स लिमिटेड की दिल्ली ब्रांच है और यूपी ब्रांच है। इनका जीएसटी नंबर, ये जीएसटी, इसका भी अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटीएन। जीएसटीएन नंबर 1 एक रजिस्ट्रेशन ये है, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ठीक है ना। अभी क्या था, सेम पर्सन कर सकता है, यानी कि एक रजिस्टर्ड बंदा अपने ही इनके मेजर माइनर का सेट ऑफ था, इनके मेजर माइनर, मेजर टू मेजर, मेजर टू माइनर अलाउड था। ऐसे ही यूपी ब्रांच का जो मेजर हेड्स हैं, मेजर टू मेजर, मेजर टू माइनर, ऐसे भी पॉसिबल है, माइनर टू माइनर, माइनर टू माइनर, ऐसे भी पॉसिबल है, मेजर टू मेजर, माइनर टू माइनर और मेजर टू माइनर। लेकिन दिल्ली ब्रांच से यूपी ब्रांच का अब अलाउ कर दिया गया है। नाउ गाइस, दिल्ली ब्रांच का और यूपी ब्रांच का, जिनका अलग अलग जीएसटीएन नंबर है, इनका जीएसटीएन नंबर 1 मान लो, जीएसटीएन नंबर 2, इनका भी सेट ऑफ करना अलाउ कर दिया है। तो अपने सेम जीएसटी नंबर वाले तो अपने आप से सेट ऑफ कर ही सकते थे कैश लेजर में बैलेंसेस को जीएसटी पीएमटी 09 से, लेकिन अब आप डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ, क्योंकि एसएससी तो एक ही है ना, एक्सएससी तो एक्स लिमिटेड ही है ऊपर, समझ रहे हो मेरी बात? एसएससी तो सेम ही पर्सन है। अब जरा क्या किया गया है ये पढ़ना, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। आप अपने पैसे को इंटीग्रेटेड टैक्स, हाँ जी, और सेंट्रल टैक्स में शिफ्ट कर सकते हो। बस यहां पर ये याद रखना पड़ेगा बात आपको, जो सीजीएसटी है वो शिफ्ट किया जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स में और सेंट्रल टैक्स में। यानी कि एक ब्रांच का सीजीएसटी, ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीजी का एसजी, एसजी का यूटी, यूटी का आईजी, तो जब सेम पर्सन सेट ऑफ कर रहा है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन कर रहा है तो इसका सीजीएसटी से क्रेडिट सेट ऑफ मारेंगे, सेट ऑफ मतलब आप शिफ्ट कर सकते हो टुवर्ड्स आईजीएसटी ओनली। तो वो सीजीएसटी से शिफ्ट होगा सीजीएसटी में या आईजी में, ये आपको देखना है, आपकी मर्जी है। लेकिन वो भी शर्त ये है कि जब दिल्ली वाले शिफ्ट कर रहे हैं, दिल्ली वालों को कोई टैक्स लायबिलिटी होनी नहीं चाहिए। तो सारी टैक्स लायबिलिटी का भुगतान कर दो और अपना एक्सेस सीजीएसटी बैलेंस को जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म से शिफ्ट मार दो यूपी की ब्रांच में, चाहे वो सीजीएसटी में डालो या आईजी में डालो, यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन यह सेम पर्सन में कोई दिक्कत ही नहीं, तो इंटीग्रेटेड टैक्स सेंट्रल टैक्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन में जा सकता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो सीजीएसटी का टैक्स का पैसा, सीजीएसटी टैक्स का पैसा और आईजीएसटी टैक्स में, तो मेजर टू मेजर, लेकिन सेम पर्सन है, मेजर टू मेजर, माइनर टू माइनर, मेजर टू माइनर, माइनर टू मेजर, कोई फर्क नहीं था टैक्स का इंटरेस्ट में सेम पर्सन में। लेकिन जहां डिस्टिंक्ट पर्सन आ जाएंगे वहां पर ये काम करना। क्लियर बात? क्लियर है बात? चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। एंड टैक्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन पेमेंट, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स 18% का इंटरेस्ट है। याद करिएगा, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं जीएसटी जमा करवाने में 18%। लेकिन अगर यस, अगर अनड्यू और एक्सेस क्लेम लेते हैं तो वहां पर मैक्सिमम रेट 24% था फॉर डिफॉल्ट्स इन सेक्शन 42 एंड 43। These two sections were never notified and hence interest was not activated. अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके क्या डाला है कि where the input tax credit has been wrongly availed and utilized, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilized at such rate not exceeding 24% as may be notified by the government on the recommendation. तो मैक्सिमम रेट 24% है, लैंग्वेज बदली गई है कि भाई रॉन्गली अवेल्ड है, यूटिलाइज्ड है, तो 24%। लेकिन ये 24% का रेट कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ था, तो गवर्नमेंट ने इस पे भी 18% का रेट लगा दिया है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो अगर आप नॉर्मल जीएसटी पे नहीं करते हैं उस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 है, और अगर आपने जीएसटी ज्यादा क्लेम कर लिया था और रिफंड देना पड़ रहा है आपको, उसका जमा करवाना पड़ रहा है, एक्सेसिव क्लेम कर लिया है, उस पे भी रेट 18% की। उसके बाद इनवॉइसिंग पे आते हैं चैप्टर के अंदर। इनवॉइसिंग, चलिए तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं
पेमेंट के अंदर क्या चेंज है, पहले आपके 6 मेथड्स थे, 2 नए मेथड्स आ गए हैं, यूपीआई और आईएमपीएस कैश लेजर में डालने के लिए। दूसरी बात, कैश लेजर सेम पर्सन का है, सेम जीएसटीएन नंबर के अंदर, मेजर टू माइनर, माइनर टू मेजर, माइनर टू माइनर, मेजर टू मेजर, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टिंक्ट पर्सन में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो सीजीएसटी मेजर हेड टैक्स टू सीजीएसटी मेजर हेड टैक्स और आईजीएसटी मेजर हेड टैक्स ऑफ द डिफरेंट पर्सन ऑफ द अदर डिस्टिंक्ट पर्सन अलाउड है। वहां पर मेजर टू माइनर, माइनर टू मेजर का कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली मेजर टू मेजर। कौन सा मेजर? सीजी का पैसा मेरी दूसरी ब्रांच के सीजी टैक्स में या दूसरी ब्रांच के आईजी टैक्स में जा सकता है। इंटरेस्ट जो पहले 18% था नॉर्मल डिफॉल्ट में और अनड्यू क्लेम का 24 था, वो 18 ही कर दिया गया और लैंग्वेज कर दी गई रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। उसके बाद इनवॉइसिंग पे आते हैं। इनवॉइसिंग में अगर आपको याद हो, बी टू बी इनवॉइसिंग, बी टू बी इनवॉइसिंग का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि मैन्युफैक्चरर दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है होलसेलर को, होलसेलर दे रहा है रिटेलर को। तो बी टू बी इनवॉइसेज में ई इनवॉइसिंग की लिमिट गवर्नमेंट ग्रेजुअली कम करती जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि बी टू बी बिजनेस ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट को पता चले। अब वो लिमिट कर दी गई है ग्रेटर देन 10 करोड़। यस, किसी भी, अगर हम 22-23 की बात करें तो किसी भी पुराने फाइनेंशियल ईयर में, यस मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर ये बी टू बी सेल कर रहा है तो मैन्युफैक्चरर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो किसी भी पुराने साल में, तो 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, अगर डिस्ट्रीब्यूटर की टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेस्ड पे 10 करोड़ से ज्यादा हो जाए 17, 18 से लेकर 21, 22 की, ऐसे ही होलसेलर को ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। ई इनवॉइसिंग कोई ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन जनरेट करना है, आपका नॉर्मल इनवॉइस है लेकिन उसको अपलोड करना है और इनवॉइस रेफरेंस नंबर आता है, वो नंबर आपको अपने इनवॉइस में मेंशन करना होगा। उससे फेक बिलिंग और फेक इनवॉइसिंग का काम बहुत हद तक कम हुआ है। लेकिन रिटेलर जो माल बेच रहा है वहां पर ये ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये बी टू बी सप्लाई पे है और किसी भी पुराने फाइनेंशियल ईयर में, और किसी भी पुराने फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो सप्लाईज हैं वो आ, आपकी 10 करोड़ से ऊपर की थी, सप्लाईज नहीं बोलूंगा, और एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर थी ऑल इंडिया बेस्ड, तो आपको करंट ईयर जैसे 22-23 में ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, जिसपे आईआरएन नंबर होगा जो जनरेट ऑनलाइन किया जाएगा। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट जो होता है क्योंकि आपने एक्सेस टैक्स ले लिया है तो आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी को कम कर रहे हो, उसकी टाइम लिमिट पहले होती थी वही जो क्रेडिट लेने की टाइम लिमिट होती थी। नेक्स्ट ईयर की सितंबर की जीएसटीआर 3 भी रिटर्न बाय 20 अक्टूबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तो अब क्रेडिट नोट की डेट भी सेम टू सेम मैच कर दी गई है, अलाइन कर दी गई है वही डेट से जो आईटीसी की डेट थी 30th November फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो क्रेडिट नोट की डेट जो पहले थी 30th और 20th, जो क्रेडिट नोट की डेट जो पहले थी आपकी 20th अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो गवर्नमेंट ने थोड़ा डिले करके 30 नवंबर कर दिया टू अलाइन इट विद द आईटीसी डेट। नेक्स्ट गाइस, रिटर्न्स की बात करते हैं। रिटर्न्स के डिफॉल्ट अगर आप करते हैं, रिटर्न्स के अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो लॉट ऑफ एम्बिग्विटी वाज देयर, लॉट ऑफ कंफ्यूजन वाज देयर। नाउ बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। जीएसटीआर 1 रिटर्न ये होती है सेल की रिटर्न, जीएसटीआर 1 रिटर्न ये होती है जीएसटीआर 1 रिटर्न सेल की रिटर्न। तो इस सेल की रिटर्न आप किसी भी मंथ में या क्वार्टर में फाइल नहीं कर पाएंगे अगर लास्ट मंथ में या किसी पुराने मंथ में या लास्ट क्वार्टर में या लास्ट किसी भी क्वार्टर्स में आपने डिफॉल्ट आपका कंटिन्यू चल रहा है। लिखा है ना, जीएसटीआर 1 इज नॉट अलाउड इन द करंट टैक्स पीरियड, चाहे वो क्वार्टरली है मंथ है, अगर जीएसटीआर 1 किसी भी पुराने टैक्स पीरियड की आपकी पेंडिंग है, डिफॉल्ट है। तो अब जीएसटीआर 1 का डिफॉल्ट तो नहीं है, आपका जीएसटीआर 3B का डिफॉल्ट है, तो आ गया कि जीएसटीआर 3B का भी डिफॉल्ट है। चाहे वो किसी आपका मंथली सिस्टम है तो जीएसटीआर 3B आपकी मंथ में जारी होगी, आप क्यूआरएमपी में हो तो आपकी किसी ना किसी क्वार्टर की जीएसटीआर 3B नहीं है, तो आप करंट ईयर में फिर जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब जरा देखिए, आपकी जीएसटीआर 1 जो आप क्वार्टरली फाइल करेंगे या आप मंथली फाइल करेंगे, आप क्यूआरएमपी में है तो क्वार्टरली फाइल करेंगे, और नॉन क्यूआरएमपी में है तो आप मंथली फाइल करेंगे। अगर प्रायर
टैक्स पीरियड में आपका जीएसटीआर 1 का डिफॉल्ट है या जीएसटीआर 3B का डिफॉल्ट है, किसी भी पर आए क्वार्टर हो मंथ हो डिपेंडिंग, तो आप जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर सकते। तो जो एम्बिग्विटीज थी वो दूर हो गई है। पहले बड़ी कंफ्यूजन थी कि 1 का डिफॉल्ट है तो 3B कर सकते नहीं कर सकते, या 3B का डिफॉल्ट है 1 फाइल कर सकते नहीं कर सकते। तो वो जो एम्बिग्विटीज थी, एम्बिग्विटी तो नहीं थी लेकिन थी कंफ्यूजन, लोगों को समझ नहीं आता था। गवर्नमेंट ने सिंपल सा कह दिया है तुम 1 फाइल नहीं कर। इसी तरीके से जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, चाहे वो क्वार्टरली वाली फाइल करनी है या मंथली। अगर आपका जीएसटीआर 3B का डिफॉल्ट है या जीएसटीआर 1 का डिफॉल्ट है किसी भी पुराने पीरियड में, तो आपकी जीएसटीआर 3B भी नहीं जाएगी। तो अब सरल सस्ता सुंदर कॉन्सेप्ट हो गया है कि जीएसटीआर 1 फाइलिंग नहीं होगी अगर 1 पुराने किसी भी पीरियड का या 3B पुराने किसी भी टैक्स पीरियड का, डिपेंडिंग ऑन आप क्यूआरएमपी, तो पुराने भी क्वार्टरली होंगी वो 1 और 3B। अगर आप नॉन क्यूआरएमपी वाले हैं तो मंथली होंगी आपकी 3B और 1। अगर पुरानी पेंडिंग ड्यूज है या ड्यूज की जगह हो तो पुराना पेंडिंग रिटर्न्स है, तो नई रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाओगे किसी भी। हाँ 1 में हो तो 3B भी नहीं जाएगी, 1 तो जाएगी ही नहीं। और अगर 3B का डिफॉल्ट है 3B भी नहीं जाएगी, 1 भी नहीं जाएगी। ये आपका है सेक्शन 37 और 39 आप कर सकते हैं। हाँ जी। अब जीएसटीआर 1 में और 3B में जो आपके कमियां आती हैं उनको रेक्टिफाई करने की टाइम लिमिट भी वही कर दी गई है जो 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, वही टाइम लिमिट है आपकी गलतियों का अमेंड करने के लिए। एज सच कोई रिवाइज रिटर्न तो जाती नहीं है, बट द पॉइंट इज जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है सेम टाइम लिमिट। एनआरटीपी की जो रिटर्न पहले थी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और 7 डेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 20 डेज की जगह 13 डेज कर दिया गया। तो एक अमेंडमेंट देखिएगा जहां पर हमने एनआरटीपी की रिटर्न 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ करवाया है उसको 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ करना है, और 7 डेज विच एवर इज अर्लियर, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो 20 दिन का 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ की 13th कर दिया गया। नेक्स्ट है आईटीसी अवेल करने के लिए एक नया सेक्शन 41 डाला गया है। गवर्नमेंट कंडीशंस पे कंडीशन डाले जा रही है जस्ट टू मेक द लाइफ ऑफ अ टैक्स पेयर टफ। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज रिसिपेंट, मान लीजिए मैं, एंटाइटल टू आईटीसी सेल्फ असेस्ड खुद ही लेना होता है इन जीएसटीआर 3B एंड सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो मुझे खुद ही अपना क्रेडिट लेना होता है और क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, यस, टैक्स पेबल ऑन सच सप्लाई इज नॉट येट बीन पेड बाय द सप्लायर recipient to reverse said ITC along with applicable interest। तो ऑब्वियसली एक कंडीशन है कि सप्लायर ने टैक्स जमा करवा दिया हो। अगर सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं करवाया हो तो मुझे बाद में पता चलेगा, क्रेडिट तो ले ही चुका हूंगा। उस केस में मुझे क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, और फिर अगर वो सप्लायर ने पेमेंट कर दी है तो मैं रीअवेल कर सकता हूँ क्रेडिट। यस, दैट इज अ कॉन्सेप्ट, दैट इज क्वाइट अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट। मैंने गुड्स खरीदे थे आपसे, आपने जमा करवा दिया था, मैंने पहले क्रेडिट ले लिया था, बाद में मुझे पता चला आपने जमा करवा चुके तो रिवर्स नहीं होगा। लेकिन मैंने क्रेडिट ले लिया प्रोविजनली, बाद में पता चला आपने जमा नहीं करवाया तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 18% पर एनम, और बाद में आप जमा करवाते हो जो मैंने आपसे मान लिया उसकी पेमेंट, तो मुझे रीअवेल कर लूंगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर एक सेक्शन 29 है जहां पर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 प्रिसाइसली कि प्रॉपर ऑफिसर स्यू मोटो मींस अपने आप आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उसमें पहले क्या लिखा था, कॉम्पोजिट डीलर ने जीएसटीआर सीएमपी 08 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए जमा ना करवाई हो। याद करिएगा मंथली की जगह क्वार्टरली जमा करवाना होता है आपके कॉम्पोजिट डीलर को। तो उसने 3 महीने का टैक्स की जो स्टेटमेंट होती है जीएसटीआर सीएमपी 09 वो फाइल नहीं करी हो कंसेक्यूटिवली। अब उसकी जगह क्या कह दिया है, जीएसटीआर 4 जो एनुअल रिटर्न 30 अप्रैल तक फाइल करती है 3 महीने तक फाइल ना करी हो, यानी कि 30 जून तक, अप्रैल था ना, मई जून 31 जुलाई, इनफैक्ट 31 जुलाई तक फाइल ना करी हो। तो जो कॉम्पोजिट डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते थे पहले अगर वो सीएमपी 08 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स का फाइल ना करें। उसकी जगह अब गवर्नमेंट ने कह दिया, थोड़ा सरल कर दी उनकी लाइफ, कि अगर आपने जीएसटीआर फोन 4 जो 30 अप्रैल तक फाइल करनी है, 3 महीने का डिले हो गया है, 31/7 तक फाइल नहीं करी है, तो स्यू मोटो अपने आप यस कैंसिल कर सकते हैं। और जो नॉर्मल स्कीम वाले हैं, नॉन कॉम्पोजिट स्कीम वाले हैं, जो कॉम्पोजिट में उनको तो मंथली होता है, तो पहले लॉ क्या था, उन्होंने 6 महीने की रिटर्न फाइल ना करी, 6 महीने की। यार कुछ क्यूआरएमपी वालों के लिए क्या करें, क्योंकि नॉर्मल स्कीम में आप क्यूआरएमपी में भी आ सकते हो, तो अब कह दिया गया है अगर आप क्यूआरएमपी में
नहीं हो तो कंटिन्यूस 6 महीने इन द केस ऑफ मंथली फाइलिंग, वो तो पहले भी था, लेकिन कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 क्वार्टर्स अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हो क्यूआरएमपी में, तो सीधी सी बात है, हमारा जो क्या कहते हैं महामहिम प्रॉपर ऑफिसर साहब है, ऑपोजिट डीलर का रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल कर देंगे अगर आपने जीएसटीआर 4 3 महीने की डिले कर दी है। और दूसरा नॉर्मल स्कीम वाले 6 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल करी है उन्होंने, या क्यूआरएमपी वालों ने 2 क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं करी। और जीएसटी सेज दैट विल बी अ स्मॉल अमेंडमेंट, टेक्निकल अमेंडमेंट, कि भाई जीएसटी सेस लगाया जाता था फ्रॉम विद 1717 और 5 इयर्स का पीरियड था 30 जून 22। ये इसलिए था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स को हमें कंपनसेशन देना था फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब स्टेट गवर्नमेंट को तो कंपनसेशन मिल गया, बट इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास नहीं आया बिकॉज ऑफ कोविड एक्सवाइजेड रीजन, तो गवर्नमेंट को लोन्स उठाने पड़े कंपनसेशन से देने के लिए। तो गवर्नमेंट कह रही है हम लगाएंगे और वो पैसा हमारे पास रहेगा क्योंकि हमने बहुत लाइबिलिटीज मोल ली थी। The levy of GST compensation cess was to end on 30th June 22, but the GST Council has decided to extend levy till 31st March 26। तो अब ये 31st March 26 तक लगा रहेगा, आगे अप्रोक्सीमेटली 4 साल से तो कम है। To repay the loans taken by the union government in the last 2 fiscal years to make up for the shortfall in the revenue collection। हाँ, लेकिन इस पीरियड में जो 30 जून 22 के बाद लगाया जाएगा उसका अमाउंट स्टेट का शेयर नहीं किया जाएगा। यस, स्टेट्स को जो कंपनसेशन मिलेगा वो ऑब्वियसली 30 जून 22 तक का ही जो उनका रेवेन्यू लॉस है उसके लिए, जो एज डिसाइडेड बाय दी ओरिजिनल जीएसटी कॉन्सेप्ट। एक मिसलेनियस पॉइंट है जो आपको लिखना है अमेंडमेंट्स का, दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज में एक पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस थी, एक पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज थी, और पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज अगर आपको याद हो, स्पीड पोस्ट भी टैक्सेबल थी, यस सर, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट टैक्सेबल था, उसके अंदर एजेंसी सर्विसेज टैक्सेबल थी, और वो भी नॉन गवर्नमेंट को दी जाए। अब अमेंडमेंट क्या कर दी गई है, पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट है वो मेंशन कर दी गई है। पहले लिखा था पोस्टल डिपार्टमेंट की ये वाली सर्विस टैक्सेबल होंगी, तो बाय डिफॉल्ट बाकी एग्जेम्प्ट थी, अब एग्जेम्प्ट वाली मेंशन कर दी गई है। पोस्ट कार्ड वाली सर्विस, पोस्ट कार्ड वो सिंगल पेज का येलो से रंग का होता है। इनलैंड लेटर, इनलैंड लेटर वो एक नीले से रंग का होता है, चिपकाया जाता है चारों साइड से। फिर आपका बुक पोस्ट, बुक पोस्ट इसमें बुक जाती है, और ऑर्डिनरी पोस्ट वो जो डाक टिकट लगा के। तो अब ये 4 सर्विसेज को ही एग्जेम्प्ट किया गया है। तो अब एग्जेम्प्ट वाली, और ये किसी को भी दी जाए, हाँ जी, किसी को भी दी जाए तो एग्जाम, यानी कि अदर सर्विसेज लाइक रजिस्टर्ड पोस्ट वो सब टैक्सेबल हो गई। तो रजिस्टर्ड पोस्ट, आपकी स्पीड पोस्ट एक्सेट्रा, टू ऑल, चाहे गवर्नमेंट को दी जाए नॉन, अब वो जीएसटी के अंदर आ गई हैं, किसी को भी दी जाए सब पे आ गया। पहले क्या था, पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज, स्पीड पोस्ट एक्सेट्रा टू नॉन गवर्नमेंट वाज टैक्सेबल। अब लैंग्वेज ही बदल दी, पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज किसी को भी दी जाए, यस, ये वाली पोस्ट कार्ड, इंडियन लेटर, ये सारी एग्जेम्प्टेड टू एनी पर्सन। इसके अलावा किसी और को दूसरी सर्विस दी जाए वो सब चार्जेबल टू जीएसटी। ऑर्डिनरी पोस्ट में एनवलप का जो वेट है वो 10 ग्राम तक होना चाहिए, एनवलप का वेट 10 ग्राम से नीचे होना चाहिए, इनफैक्ट 10 ग्राम से नीचे। तो पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज पोस्ट कार्ड की हो, इंडियन लेटर की हो, बुक पोस्ट की, ऑर्डिनरी पोस्ट की 10 ग्राम से नीचे, तो वो एग्जाम्प्ट है किसी को भी। इसके अलावा सारी सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट की इज टैक्सेबल। So guys, this was all about your amendments. If you have any queries or doubts still, you can call me up or you can drop a message on 8700 999028. So thank you guys, thank you, take care, all the best.